बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम ऑनलाइन मैथ एंड फिजिक्स ट्यूटर इंजीनियर मोहम्मद रिजवान। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। पहले हम स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से समझते हैं और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, कोई बॉडी है जिसके ऊपर हमने कितनी फोर्स लगाई है, 20 न्यूटन फोर्स लगाई है। तो जिस चीज़ में जहाँ पर हम फोर्स लगाते हैं तो हमें पता होना चाहिए वहाँ पर क्या होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। और क्या एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है? अ बॉडी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या आ गया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्रोड्यूस हुआ है। तो वो कहता है कि व्हाट इज इट्स मॉस, इसका मैस क्या है, ठीक है ना। तो न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक हमारे पास एक फार्मूला था F इज इक्वल टू एम में, उसको हम यूज करेंगे और उसकी मदद से हम क्या मालूम करेंगे, मैस फाइंड आउट कर लेंगे। पहले लिखते हैं गिवन डाटा, फोर्स F इज इक्वल टू 20 न्यूटन। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रिक्वायर्ड मैस मालूम करना है। solution we know that सिंपल फार्मूला लगाते हैं और F इज इक्वल टू एम में। अब यूं कर सकते हैं कि इसमें आप F और A की वैल्यू पुट कर दें, फोर्स और एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करके फिर हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें, या यूं कर सकते हैं कि हम जो है ना पहले ही इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर दें, ठीक है। क्योंकि हमें क्या चाहिए, मैथ चाहिए। तो एक्सेलरेशन जो चीज़ ज़र्ब खा रही है उसको क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड्स पर हम A पर डिवाइड कर देते हैं। A डिवाइडेड बाई A। अब यहां पर देखें A की A के साथ कटिंग हो जाएगी, A की A के साथ कटिंग हो जाएगी और हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर से M बच जाएगा। M इज इक्वल टू F अपॉन A। क्या फार्मूला बन गया हमारे पास, M इज इक्वल टू अपॉन F ओवर A। अब इसमें फोर्स भी पुट कर देते हैं, एक्सेलरेशन भी पुट कर देते हैं, तो देखते हैं कि क्या जवाब आता है। F हमारे पास क्या थी, 20 न्यूटन, और एक्सेलरेशन क्या था, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर जो है ना न्यूटन हमें पता होता है कि 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, किलोग्राम। 1 न्यूटन बराबर होता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम 20 न्यूटन की जगह हम क्या लिख देंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
डिवाइडेड बाई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। अब हम इनकी कटिंग करते हैं। ये देखें 2 और 20 दोनों इवन नंबर हैं, इवन नंबर 2 पर डिवाइड होते हैं। 2 को 2 पर डिवाइड करेंगे 1 जवाब आएगा, और 20 को 2 पर डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 10। और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये ख़त्म हो गया, जवाब क्या आ गया 10/1 और kg। और नीचे अगर 1 हो तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 kg। मैथ्स क्या आ गया हमारे पास 10 kg। इस तरीके से हमने 2.1 को कंप्लीट कर लिया है। अब हम 3.2 न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है द वेट ऑफ अ बॉडी इज 147 न्यूटन, व्हाट इज इट्स मास। उसने वेट बता दिया, वेट की वैल्यू हमने क्या फाइंड करना है, मास मालूम करना है। और जबकि उसने कहा टेक द वैल्यू ऑफ जी एज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी की वैल्यू क्या होती है, दो वैल्यूज हम आमतौर पर यूज करते हैं। जी एक क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और इसकी वैल्यू समटाइम्स हम लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, समटाइम्स लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दोनों सही हैं। हमारे 9th क्लास की फिजिक्स में 10 ली हुई है, तो हम 10 लेंगे, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेट का हमें क्या पता है कि वेट का फार्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू mg। तो हम g की वैल्यू पुट करेंगे और W की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास मास आ जाएगा। वेट हमने लिख दिया है 147 न्यूटन। उसके बाद जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उसने बता दिया है। अगर उसने ना बताया तो वैसे भी आपको याद होना चाहिए जी की क्या वैल्यू होगी। We know that W is equal to mg, क्योंकि हमने क्या मालूम करना है, m मालूम करना है। तो m के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है उसको दोनों साइड पर डिवाइड कर देते हैं ताकि ख़त्म हो जाए। यहाँ पर g की g के साथ कटिंग हो जाएगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू W/g। तो अब इसमें हमने क्या करनी है, वैल्यूज पुट करनी है और उसके बाद हमारे पास आंसर आ जाए। 147 न्यूटन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो न्यूटन किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन बराबर होता है 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब हम न्यूटन की जगह क्या लिख देते हैं, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये आपको याद होना चाहिए 1 न्यूटन बराबर होता है 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो डिवाइडेड बाय 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से आप कटिंग करते हैं, ये देखें ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये कट गया। तो अब देखें
पॉइंट में तब्दील कर लेते हैं। जब 147 है, नीचे क्या हो 10 हो, तो पॉइंट में तब्दील करने का एक तरीका होता है। देखें ये 0 है, 0 की जगह क्या ये नंबर आ गया, सही है ना। तो इस 1 की जगह हमने क्या लगा देना है, पॉइंट इधर लगा देना है, सही है ना, 4 और 7 के दरमियान। तो यहाँ पर 14.7 किलोग्राम, ये हमारे पास क्या आ गया, मैस आ गया। इस तरीके से हमने 3.2 को कंप्लीट कर लिया है। अब हम 3.3 प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यहां पर इसकी स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से समझें और कॉन्सेप्ट बनाएं। यहां पर लिखा है हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मैस 10 kg फ्रॉम फॉलिंग। हमारे पास उसने एक बॉडी है, उसका मैस बता दिया है, ठीक है ना। तो वो कहता है कि बॉडी नीचे गिर रही है, हमने उसको नीचे गिरने से बचाने के लिए कितनी फोर्स लगाएंगे। ये मार्कर है, सपोज करो जब मैं छोड़ूंगा ना मार्कर नीचे गिरता है। तो अब मुझे ये बताएं कि मार्कर नीचे क्यों गिर रहा है। मार्कर का क्या होता है, वेट होता है। वेट क्या होता है, mg के बराबर होता है। हर चीज का मैस भी होता है, ठीक है ना। मैस की वजह से क्या हो जाएगा, वेट। जब मैस को g से ज़र्ब देते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, हमारे पास क्या आ जाता है, वेट। अब अपने वेट की वजह से, वेट वाली फोर्स ऐसे नीचे की तरफ है, वेट वाली फोर्स क्या है, नीचे की तरफ, जमीन की तरफ। तो अपने वेट की वजह से ये नीचे गिरता है। अगर आपने गिरने से बचाना है तो वेट के बराबर ऊपर फोर्स लगा दो, तो दोनों फोर्सेस क्या हो जाएंगी, कैंसल। नीचे वाली फोर्स अगर लग रही है 5 न्यूटन, तो आप 5 न्यूटन ऊपर लगा दो, तो दोनों बैलेंस हो जाएंगी और नेट फोर्स क्या आ जाएगी, 0। जब नेट फोर्स 0 होगी तो ये मूव नहीं करेगी, ये ऐसे रुक जाएगी। ये गिर रही थी, 5 न्यूटन सपोज करो नीचे है, वेट नीचे है, वेट के बराबर मैंने ऊपर फोर्स लगा दी, ये क्या होगी, रुक गई, ठीक है ना। तो अब इसका मतलब क्या है, वेट के बराबर फोर्स लगानी पड़ेगी। यहां पर देखें ये है, अगर ऐसे नीचे की तरफ वेट लगता है हर बॉडी का, तो मैं इतनी फोर्स जो है ना ऊपर की तरफ लगा देता हूं, तो ये बॉडी क्या हो जाएगी, रेस्ट में चली जाएगी, रुक जाएगी, ठीक है ना। अब मैं गिवन डेटा लिखता हूं, गिवन डेटा सिर्फ हमारे पास मैस बताया हुआ है, मैस m इज इक्वल टू 10 kg required force needed to a body from falling. Solution force to prevent a body is equal to its weight. तो अब फोर्स किसके बराबर होनी है, F इज इक्वल टू W, और W किसके बराबर होता है हमारे पास, mg के।
यहाँ पर अब हम m की वैल्यू पुट करते हैं। m हमारे पास क्या था 10 kg, और उसके बाद g की वैल्यू क्या होती है ये आपने याद करनी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब ज़ार्ब देते हैं, 10 को 10 से ज़ार्ब देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जवाब आएगा 100 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 न्यूटन बराबर होता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। तो हम किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं न्यूटन। तो अब हमारे पास फोर्स क्या आ गई है 100 न्यूटन आ गई है। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। ये जो फोर्स होगी ना 100 न्यूटन, ये वो फोर्स होगी जिसकी वजह से बॉडी क्या हो जाएगी रुक जाएगी। गिरती हुई बॉडी को रोकना हो तो उसके वेट के इक्वल फोर्स लगाएं। ठीक है, अब हम 3.4 प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यहां पर देखें इसके स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इन अ मास ऑफ 50 kg। हमारे पास क्या है कि हमारे पास फोर्स बताई हुई है उसने, और हमने क्या फाइंड करना है, फोर्स भी उसने दी हुई है और मास भी दिया हुआ है। फोर्स क्या 100 न्यूटन है, मास क्या 50 kg है। तो हमने क्या मालूम करना है एक्सेलरेशन। फार्मूला हम क्या यूज करेंगे, F इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, F इज इक्वल टू ma। न्यूटन सेकंड लॉ यूज करेंगे। गिवन डाटा फोर्स F इज इक्वल टू 100 न्यूटन, mass m is equal to 50 kg, required एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। solution we know that F is equal to ma, Newton's second law। क्योंकि हमने एक्सेलरेशन मालूम करना है तो दोनों साइड्स पर m एक्सेलरेशन के साथ m मल्टीप्लाई हो रहा है, m को ख़त्म करना है, दोनों साइड्स पर m पर डिवाइड कर देंगे। यहाँ से m की m के साथ कटिंग हो जाएगी, हमारे पास एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा a इज इक्वल टू f अपॉन m। अब वैल्यू पुट करते हैं। फोर्स हमारे पास 100 न्यूटन और मास हमारे पास क्या है 50 kg। अब देखें 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 100 न्यूटन की जगह हम लिख लेते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और नीचे क्या है 50 kg। अब जो है ना हम इनकी कटिंग करते हैं। देखें kg की kg से के साथ कटिंग हो जाएगी, 0 की 0 के साथ, और 10 और 5 दोनों जो है ना 5 पर डिवाइड होते हैं, 1 आ जाएगा यहाँ पर क्या
ये भी 10 को अगर 5 पर डिवाइड करें तो 5 2 क्या आता है 10, तो 2/1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि जिस चीज़ के नीचे कुछ ना लिखा उसका डिनोमिनेटर क्या होता है 1। तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरीके से हमने 2.4 को कंप्लीट कर लिया है। अब हम 3.5 को सॉल्व करते हैं। यहां पर देखें, पहले इसके स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से समझें। उसने वेट बता दिया है, वेट कितना है 20 न्यूटन। अ बॉडी हैज वेट 20 न्यूटन, कोई बॉडी है जिसका वेट उसने बता दिया है। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो उसने कहा है कि हम कितनी फोर्स लगाएं कि बॉडी क्या हो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर मूव करे। देखें, ये अगर बॉडी है ये नीचे गिरती है, ये क्या करती है, अगर इसके ऊपर कोई फोर्स ना हो, ये पेन है ये क्या करता है नीचे गिरता है जब इसके ऊपर कोई फोर्स ना हो। अब देखें, इस पेन के ऊपर मैं वेट के बराबर जब फोर्स लगाता हूं तो ये यहां पर रुक जाता है, ठीक है। तो अब क्योंकि उसने एक्सेलरेशन, वो कहता है किस एक्सेलरेशन से मूव करे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर, तो इसका मतलब है कि मुझे जो है ना एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई करना है। एक तो मैंने वेट लगा दिया, वेट प्लस एक और फोर्स लगाए, वेट की वजह से तो यहां पर रुक जाएगी बॉडी, ऊपर नहीं जाएगी। तो अब अगर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ज़र्ब दे दें मास के साथ बॉडी के, तो उससे हमारे पास एक फोर्स F आ जाएगी। अब इस तरह से उस फोर्स की वजह से बॉडी ऊपर जाएगी। तो इसका मतलब है W वेट प्लस फोर्स अगर लगाएंगे तो बॉडी क्या करेगी, ऊपर मूव करेगी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अब हम गिवन डाटा लिखते हैं। गिवन डाटा वेट W इज इक्वल टू 20 न्यूटन। उसके बाद हमारे पास एक्सेलरेशन क्या बताया गया है वो लिखते हैं। A इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। required force needed to move a body vertically upward। अब इस फोर्स को हम F प्राइम से शो कर देते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन अब हम जो F प्राइम है ना, ये किसके बराबर होगी, F प्लस W के। फोर्स needed to move a body vertically upward is equal to the sum of force
एफ एंड वेट डब्ल्यू यहाँ पर अब हम एफ प्राइम लिखते हैं, एफ प्राइम इज इक्वल टू एफ प्लस डब्ल्यू। अब हमें पता है कि एफ किसके बराबर होता है, एम ए के, और डब्ल्यू किसके, वेट किसके बराबर होता है, एम जी के। तो इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का। पहले हमें क्या चाहिए, मास चाहिए, ठीक है। यहां पर हम सिर्फ वेट लिखते हैं क्योंकि हमें पता है कि वेट की हमें वैल्यू दे दी है। अगर वेट की वैल्यू ना दी होती तो फिर हम एम जी लिखते, सही है ना। अब हम एम मालूम करते हैं, ये भी दिया हुआ है, एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है, मास क्या है, अननोन है। मास पहले मालूम कर लेते हैं, फिर इस इक्वेशन में क्या कर देंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। एज वी नो दैट W is equal to mg। अब g पर क्या कर देते हैं, दोनों साइड पर डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमने क्या मालूम करना है, हमने मास मालूम करना है। m इज इक्वल टू W अपॉन g। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। W हमारे पास 20 न्यूटन है और g हमारे पास क्या है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूटन बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर देखें, जीरो की जीरो के साथ कटिंग, तो यहाँ से मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2/1 kg, और इसको हम क्या लिखेंगे, सिंपल 2 लिख लेंगे। m इज इक्वल टू 2 kg, नीचे वाला 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखें मास हमारे पास 2 kg आ गया। अब हम क्या करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। पुट m इज इक्वल टू 2 kg, a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड W क्या पुट करना है हमने, W हमारे पास 20 न्यूटन था, इन 1 में हम पुट कर देते हैं। अब F प्राइम हमारे पास आ जाएगा 2 kg इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्लस 20 न्यूटन। 2 को 2 से ज़र्ब देंगे, इस 2 को इस 2 से ज़र्ब देंगे, 4 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्लस 20 न्यूटन। अब हमें पता है कि ये जो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ये किसके बराबर होता है, न्यूटन के। 4 न्यूटन प्लस 20 न्यूटन। तो क्या जवाब आ जाएगा, अब 4 प्लस 20 24 न्यूटन। तो अगर हम 24 न्यूटन की फोर्स लगाएंगे तो बॉडी क्या करेगी, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव करेगी, एक्सेलरेशन से मूव करेगी। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से बॉडी मूव करेगी अगर हम 20 न्यूटन की फोर्स लगाते हैं। इस तरीके से हमने 3.5 को कंप्लीट कर लिया है।
अब हम 3.6 प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले देखें, एक कॉन्सेप्ट समझें कि अगर दो केसेस होते हैं, एक हमारे पास एक पुल्ली है, ठीक है ना, हमने पुल्ली फ्रिक्शनलेस पुल्ली सपोज करते हैं, इसके ऊपर से हमने स्ट्रिंग को पास कराया है और अब हमने जो है ना दो साइड्स पर क्या कर दिए हैं, मैश अटैच कर दिए, ठीक है। तो एक मैश को हम m1 का नाम दे देंगे, दूसरे मैश को m2 का नाम दे देंगे, और एक्सेलरेशन, जिस एक्सेलरेशन से ये मूव करेंगे बॉडी वगैरह, वो एक्सेलरेशन का ये फार्मूला है m1 माइनस m2 अपान m1 प्लस m2 इंटू जी। और उसके बाद हमारे पास उसके बाद टेंशन का फार्मूला क्या है, 2 इंटू m1 प्लस इंटू m2 अपान m1 प्लस m2 इंटू जी। ये एक्सेलरेशन और टेंशन फाइंड करने के फार्मूला है। स्ट्रिंग में कितनी टेंशन प्रोड्यूस होगी, क्योंकि जब हम रस्सी के साथ कोई चीज़ अटैच करते हैं ना, ये अगर देखें स्ट्रिंग है, अभी इसमें कोई टेंशन नहीं होगी। जब इसके साथ हम कोई चीज़ अटैच करेंगे, नीचे की तरफ क्या होता है, वेट होता है। तो हमने क्या पढ़ा था, न्यूटन का थर्ड लॉ, हर एक्शन का रिएक्शन होता है। ये क्या होता है, एक्शन के तौर पर वेट नीचे लगता है, तो रिएक्शन के तौर पर इसमें क्या, एक फोर्स ऊपर की तरफ स्ट्रिंग में पैदा हो जाती है, जिसको क्या कहते हैं, टेंशन। तो अब इधर हमने टेंशन मालूम करने की, टेंशन क्या होगी और उसके बाद एक्सेलरेशन क्या होगा, ये मालूम करना है। तो एक और चीज आपने देखनी है कि m1 और m2, किस चीज को हम m1 कंसीडर करेंगे और m2 किस को कंसीडर करेंगे। आपके पास दो मैसेज दिए हुए होंगे, जो मैस बड़ा होगा उसको कहेंगे m1, ठीक है, और जो छोटा होगा उसको क्या कहेंगे, m2। यहां पर देखें, टू मैसेज दिए हुए हैं, दो मैसेज, एक क्या है 52 kg, दूसरा क्या है 48 kg। तो इनमें से जो बड़ा है वो क्या होगा, m1। अब 52 kg हमारे पास क्या है, m1 है, और 48 kg को हम क्या रखेंगे, m2 रखेंगे। सही है ना, ये चीज भूलनी, अगर आपने मिक्स कर दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अटैच टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग, वो कहते हैं कि दो, इस स्ट्रिंग के एंड पर हमने लगा दिए दोनों मैसेज, ठीक है, ऐसे लगा दिए हमने एंड पर, और that passes over a frictionless pulley। अब हमने ये पुली है फ्रिक्शनलेस पुली, इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, स्ट्रिंग को ऐसे गुजार दिया ऊपर से। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन इन द बॉडीज। हमने टेंशन मालूम करनी है और एक्सेलरेशन मालूम करना है बॉडी में। व्हेन बोथ मैसेज आर मूविंग वर्टिकली, इस तरह वर्टिकली नीचे ऊपर मूव कर रहे होंगे। अगर हम m1 कर देते हैं तो ये m2 होगा, तो ऐसे ये ऊपर, इधर से ऊपर की तरफ और इधर से नीचे की तरफ मूवमेंट हो रही होगी। और अगर हम इधर m1 लगा देंगे तो फिर ऐसे नीचे की तरफ, इधर ये मूव करेगी और ये ऊपर की तरफ, ठीक है ना। फिगर्स वगैरह बनाने की खास ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये रफ के तौर पर मैंने बना दिए हैं, आप इनको समझ लें। ये याद कर लें कि जब वर्टिकल का केस होता है, पुली के ऊपर से हम नीचे कर रहे होते हैं, स्ट्रिंग गुजार के दोनों एंड्स पर कोई चीज़ अटैच की होती है, जो बड़ा मैस होगा उसका m1 रखना है, जो छोटा मैस होगा उसको m2 रखना है। सही है। अब गिवन डाटा लिख के उसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं फार्मूला में। mass m1 52 kg, mass m2 48 kg, required find the tension in the string and acceleration in the bodies। tension in the string, या आप सिंपल टेंशन भी लिख सकते हैं। टी मालूम करनी है और एक्सेलरेशन।
solution we know that अब टेंशन का हमारे पास फार्मूला क्या है, 2 × M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2, यहाँ पर G। अब हम इसमें वैल्यूज 2M1 क्या है हमारे पास 52 kg था, उसके बाद M2 क्या था हमारे पास 48 kg, 52 kg प्लस 48 kg, और G की वैल्यू क्या होगी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सबको मल्टीप्लाई करते हैं 2 को 52 से और 50 जो आंसर आएगा उसको 48 से, सबको मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आंसर आता है। 2 ये किलोग्राम से ज़र्ब खाएगा। चलें इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं अभी, किलोग्राम इंटू किलोग्राम। 48 और 52 को हम जमा करते हैं, 100 आ जाएगा 100 kg। अभी 10 हमारा यहाँ पर रहता है, 2 kg 1 kg इससे कट जाएगा, और उसके बाद ये 0 और ये इससे कटिंग हो गई। $4,992 ये जवाब हमारे पास आ गया। इसके साथ हम kg लिख लेते हैं और नीचे हमारे पास क्या बचा हुआ है 10। तो देखें अब इसको दोबारा पॉइंट में तब्दील करना है। पॉइंट में तब्दील करते हुए क्या करते हैं कि वंस को वंस के नीचे, टेंस को टेंस के नीचे रख लेना है आपने। तो ये देखें इस 0 की जगह क्या आ गया 2, इस 1 की जगह क्या लगा देना है, यहाँ पर पॉइंट लगा देना है। सही है ना, ऐसे पॉइंट लगाना है, सही है ना यहाँ पर। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 499.2 kg। ये आ गया हमारे पास टेंशन, और बुक में उसने आंसर क्या लिख दिया है 500 न्यूटन। अप्रोक्सीमेटली अगर आप लिखना चाहें तो 500, लेकिन यहाँ पर क्योंकि जो रूल अगर यूज़ करें तो रूल के मुताबिक आगे हम नहीं बढ़ा सकते, लेकिन उसने क्या किया हुआ है इस तरीके से अप्रोक्सीमेटली लिख दिया है। तो आप अप्रोक्सीमेटली 500 लिख सकते हैं। यहाँ पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यहाँ पर भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जगह क्या लिख देना है आपने न्यूटन। इस तरीके से हमारे पास टेंशन आ गई 500 न्यूटन। साथ में आपने अप्रोक्सीमेटली लिख लेना है, अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि हमने खुद वो किया है। अगर 5 से बड़ा होता है यहाँ पर 2 को ख़त्म करते हैं ना, 5 से अगर बड़ा होता है तो आगे यहाँ पर इंक्रीज करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो क्या है 5 से छोटा है। वैसे रूल के तहत इंक्रीज नहीं कर सकते क्योंकि उसने आंसर 500 लिखा, तो हम इसको 500 लिख के अप्रोक्सीमेटली लिख देते हैं। अब हम एक्सेलरेशन मालूम करते हैं। एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है m1 माइनस m2 पान m1 प्लस m2 इंटू जी।
m1 क्या है 52 kg माइनस 48 kg, 52 kg प्लस 48 kg मल्टीप्लाई बाय 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 52 और 48 को 52 से हम 48 माइनस करते हैं 4 kg आ जाता है जवाब, और 48 52 जमा करते हैं तो क्या जवाब आ जाएगा 100 kg, और यहाँ पर 10 आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ से ये 0 0 से कटिंग हो गई, तो नीचे आंसर क्या बचेगा 4 अपान kg की kg से कटिंग कर दें 4 अपान। अब इस तरीके से क्योंकि हमने पॉइंट में तब्दील करना होता है तो हम वंस को 4 क्योंकि वंस में है और 10 का वंस, ये आपस में वंस वंस के नीचे, टेंस के नीचे, हंड्रेड्स के नीचे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको पॉइंट में तब्दील करने का तरीका आपको आना चाहिए। ये 0 है, 0 की जगह क्या आ गया ये 4 आ गया। इस 1 की जगह आपने क्या लिख देना है पॉइंट लगा के यहाँ पर 0। अब हमारे पास क्या जवाब आ गया 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। हमने टेंशन भी मालूम कर ली है और एक्सेलरेशन भी मालूम कर लिया, और इस क्वेश्चन को हमने अब कंप्लीट कर लिया। अब हम 3.7 प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। पहले इसकी स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी समझते हैं। यहाँ पर दिए हुए 2 मैसेज दिए हुए 26 kg एक मैस है और दूसरा मैस क्या है 24 kg। ये क्या है स्ट्रिंग के एंड्स पर हम इसको क्या कर देते हैं अटैच कर देते हैं। कोई रस्सी होगी हमारे पास बड़ी सी, उसके जो 2 एंड्स होंगे उनके साथ इसको अटैच कर देंगे, विच पासेज ओवर द फ्रिक्शनलेस पुली। अब पहले भी हमने क्या किया था, एक ऐसे पुली होती थी, पुली के ऊपर हमने क्या कर दिया इधर से और इधर से रस्सी को करके लटका दिया था। या जैसे सपोज करें कि ये सपोज करें पुली है, रस्सी को ऐसे हमने करके नीचे लटका दिया था। तो यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट केस है। वहां पर क्योंकि दोनों मैसेज इस तरीके से थे, यहां पर पहले वाले केस में 3.6 में ऐसे थे, फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से ऐसे गुजार के दोनों क्या हो जाते थे वर्टिकल, दोनों क्या हो जाते थे हमारे पास वर्टिकल होते थे। एक मैस बड़ा होता था एक छोटा, जो बड़ा मैस होता था उसको हम M1 कहते थे, छोटे को M2 कहते थे। लेकिन यहाँ पर जरा क्या है डिफरेंट है। यहाँ पर ये केस है कि हॉरिजॉन्टल ऐसे हमारे पास कोई टेबल है या कोई चीज है, हॉरिजॉन्टल स्मूथ टेबल, यहाँ पर ऐसे कोई पुली लगा दिया फ्रिक्शनलेस पुली। तो अब एंड्स पर तो हमने वैसे अटैच कर लिया था, रस्सी थी कोई रस्सी है, उसके एंड्स पे हमने ऐसे ब्लॉक्स लगा दिए, ऐसे लगा दिए 2 ब्लॉक्स। तो फिर उस रस्सी को हमने क्या कर दिया ऐसे इधर से पास करा के ऐसे करा दिया। अब एक जो है ना वो हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर होगा एक मैस क्या होगा ऐसे वर्टिकल। उसने बता दिया है कि 24 न्यूटन मैस इज मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड। जो 24 न्यूटन नहीं 24 केजी का जो मैस है ना वो वर्टिकली मूव करता है डाउनवर्ड, ठीक है। और 26 वाला जो है ना 24 का यहाँ पर होगा केजी और 26 केजी क्या होगा यहाँ पर। वो कहाँ पर मूव करता है, वो कहता है कि ये स्मूथ इधर पड़ा हुआ है, यहाँ पर पड़ा हुआ है स्मूथ, मूवमेंट का उसने नहीं बताया। 26 केजी का जो मैस है ना वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पर पड़ा हुआ है।
तो अब इस केस में आप ये याद कर लें कि जो मैस से वर्टिकली होगा, वर्टिकली मूव कर रहा होगा, वो क्या होगा, m1। अब यहां पर इस केस में m1 क्या है, 24। जो हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर लाई करेगा उसको कहेंगे m2। सही है ना। इस केस में आपने ये नहीं देखना कि कौन सा मैस बड़ा है, वो देखना है कि ये सपोज करें अगर टेबल है, टेबल के साथ ये पुल्ली लगी हुई है, पुल्ली के साथ ऐसे होके जो ऐसे वर्टिकली अटैच है, जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकली जो लटका हुआ है ऐसे, तो वो क्या होगा, हमारे पास m1 होगा। अब सिंपल है, हमने क्या करना है, ये एक्सेलरेशन का ये फार्मूला है और टेंशन का ये वैल्यूज पुट करनी है और हमारे पास क्या आ जाएंगे, टेंशन और एक्सेलरेशन। कितनी टेंशन प्रोड्यूस होगी स्ट्रिंग में और कितने एक्सेलरेशन से ये मूवमेंट हो रही होगी। m1 अब पहले लिख देते हैं 24 kg, और दूसरा जो मैस है, मैस m2, ये क्या है हमारे पास 6 kg। भाई ये दो चीजें दी हुई हैं और फिर फार्मूला यूज करना है और हम हर चीज अपनी मालूम कर लेंगे। रिक्वायर्ड टेंशन, सिंपल लिख लेते हैं, टेंशन टी, ये अननोन है, टेंशन हो गई, और उसके बाद एक्सेलरेशन। solution we know that लिख के फार्मूला लिखना है, फिर उसमें वैल्यूज पुट कर देनी। ये फिगर्स बना लें भी ठीक है, ना बनाए भी कोई मसला नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है इस फिगर की, ये बना लें भी ठीक है, ना बनाए भी कोई मसला नहीं। बस आपको फार्मूलाज आने चाहिए, ये पहचान होनी चाहिए कि कब m1 की वैल्यू, m1 हॉरिजॉन्टल के केस में क्या रखेंगे और m1 वर्टिकल जब मूव कर रहे हो तो उस वक्त क्या रखेंगे। (24 kg to 26 kg divided by 24 kg plus 26 kg to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ट्वेंटी फोर को 26 से मल्टीप्लाई करते हैं, 24 624 kg इंटू kg, स्मॉल के है, ठीक है ना। केजी में, किलोग्राम में के क्या होता है, स्मॉल होता है, कैपिटल नहीं होता। 24 प्लस 26 50 आ जाएगा नीचे, 50 kg इंटू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर देखें केजी की केजी के साथ कटिंग, इस जीरो की इस जीरो के साथ कटिंग, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 624 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और नीचे क्या है 5। अब 624 को डिवाइड करेंगे हम 5 के ऊपर, देखते हैं क्या जवाब आता है हमारे पास। (24.8 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको पता होना चाहिए कि वही बात है कि बार बार ये कह रहे हैं 1 न्यूटन बराबर होता है 1 kg मीटर
पर सेकंड स्क्वायर की। तो अब यहाँ पर राउंड भी कर देते हैं। हमें रूल पता होता है कि जब 5 से बड़ी चीज़ को ख़त्म करते हैं तो जो प्रीवियस ये नंबर होगा यहाँ पर क्या कर देंगे, एक ऐड कर देते हैं। सही है ना। तो अब यहाँ पर क्या लिख देंगे, 125 न्यूटन। ये हमारे पास टेंशन आ गई है। अब एक्सेलरेशन का फार्मूला देखते हैं। हमारे पास क्या था, एक्सेलरेशन था m1 अपान m1 प्लस m2 इंटू जी। m1 अपान m1 प्लस m2 इंटू जी। m1 हमारे पास 24 kg था, 24 kg प्लस 26 kg टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 24 kg 4 प्लस 26, ये क्या हो गया 50 kg, और उसके बाद यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस ज़ीरो की ज़ीरो के साथ कटिंग हो गई। केजी की केजी के साथ कटिंग हो गई। 24 अपान 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 24 को 5 पर डिवाइड करते हैं, 4.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। इस तरीके से हमने अपना 3.7 प्रॉब्लम कंप्लीट कर लिया है। अब हम 3.8 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसके स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से समझते हैं। यहाँ पर देखें, उसने बता दिया हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू चेंज 22 न्यूटन सेकंड मोमेंटम बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। अब P क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो देखें, अगर हमारे पास कोई एक इनिशियल मोमेंटम होगा, जब हम उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो कोई ना कोई मोमेंटम में क्या हो जाएगी, चेंजिंग हो जाएगी। ठीक है। तो अब चेंज इन मोमेंटम उसने बता दिया है, क्या है 22 न्यूटन सेकेंड, और फोर्स भी बता दिया जितने हम लगा रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि 22 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम चेंज करने में कितना टाइम लगाए हैं जब हमने फोर्स 20 न्यूटन लगाई है। तो देखें, हमारे पास न्यूटन सेकेंड लॉ होता है। एक तो होता है F इज इक्वल टू एम ए, नेट फोर्स बराबर होती है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। दूसरा होता है कि जो फोर्स है, फोर्स किसके बराबर होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। एक तो ये होता है नेट फोर्स F इज इक्वल टू एम ए, और दूसरा बराबर होता है F इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है। अब ये वाला फार्मूला हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे। डेल्टा पी दिया हुआ है, चेंज इन मोमेंटम दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है, तो हम टाइम मालूम कर लेते हैं आसानी से। चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा पी 22 न्यूटन सेकेंड, फोर्स F इज इक्वल टू 20 न्यूटन। required
टाइम टी हमने क्या करना है, मालूम करना है। सॉल्यूशन अब ये फार्मूला यूज करेंगे, वी नो दैट F is equal to delta P upon T अब देखें हमने क्या मालूम करना है, टाइम मालूम करना है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम सिंपलीफाई करेंगे थोड़ा सा। ये देखें क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो इसके नीचे क्या है, 1 है, तो f को t से मल्टीप्लाई करेंगे, f t आ जाएगा और इसके बाद डेल्टा p, क्योंकि हमने तो टाइम मालूम करना है, दोनों साइड पर f पर डिवाइड कर देते हैं ताकि टाइम के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है वो क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। ये इससे ख़त्म, ये इससे ख़त्म। t इज इक्वल टू डेल्टा p अपॉन t, डेल्टा p अपॉन f, सॉरी। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं और हमारे पास आंसर आ जाएगा 22 न्यूटन सेकेंड फोर्स क्या है हमारे पास, 20 न्यूटन। अब ये न्यूटन की न्यूटन से कटिंग हो जाएगी, 22 अपॉन 20। इसका आंसर क्या आएगा, कैलकुलेटर से हम हल करते हैं। 1.1 सेकेंड ये हमारे पास टाइम आएगा। इतना टाइम लगेगा जब चेंज इन मोमेंटम क्या हो, 22 न्यूटन सेकेंड हो और फोर्स कितनी लगाएं हम, 20 न्यूटन लगाएं। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम 3.9 प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारे पास हाउ मच इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 kg एंड हॉरिजॉन्टल मार्बल फ्लोर। एक वुडन ब्लॉक है, वो कहाँ पर रखा हुआ है, देखिए ये कोई मार्बल फ्लोर है, ठीक है, ये मार्बल फ्लोर है, इसके ऊपर कोई ब्लॉक रखा हुआ है, ऐसे कोई ब्लॉक हमने क्या कर दिया, रख दिया है मार्बल फ्लोर के ऊपर, मार्बल फ्लोर, और ये ब्लॉक है और ब्लॉक का मास क्या है, 5 kg। तो अब हमने क्या मालूम करनी है, फ्रिक्शन, जबकि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू उसने बता दिया है, वो कितना है 0.6, ये म्यू बता दिया। ये क्या करता है, डिफरेंट मटेरियल्स के दो सरफेसेस क्या होती है, आपस में टच होती हैं। अब वुड और मार्बल है, ठीक है ना, तो इनके दरमियान जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ये क्या है, एक फिक्स वैल्यू होती है, ये बताई हुई है। डिफरेंट मटेरियल्स के लिए ये क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो देखें ये अब यहाँ पर क्या होगी, दरमियान में कोई ना कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फार्मूला क्या होता है, ये होता है फार्मूला, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को स्मॉल एफ से शो करते हैं और ये होता है म्यू एम जी। गिवन डाटा mass m is equal to 5 kg, coefficients of friction between wood and the marble
इसको म्यू से शो करते हैं। ये क्या है 0.6। रिक्वायर्ड क्या है, फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मालूम करनी है कि वो वुडन ब्लॉक और मार्बल के दरमियान, हॉरिजॉन्टल मार्बल सरफेस के दरमियान क्या होगी। Force of friction between wooden block and the horizontal marble floor, या सिंपल आप फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये मालूम करनी है। सॉल्यूशन we know that F is equal to mu mg। अब म्यू की वैल्यू 0.6 है, m की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 kg है, और g की वैल्यू क्या है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगी 30 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें पता होता है कि 1 न्यूटन किसके बराबर है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब 30 के आगे क्या लिखेंगे हम न्यूटन। तो ये क्या है हमारे पास आंसर आ गया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ गई है जो हमारे पास लकड़ी और मार्बल के दरमियान में होगी। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। अब हम 3.10 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखें, इसके स्टेटमेंट को पढ़ें, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ मच सेंट्रीपिटल फोर्स इज नीडेड, हाउ मच सेंट्रीपिटल फोर्स इज नीडेड टू मेक अ बॉडी ऑफ। अब कोई एक बॉडी है जिसका मास क्या है 0.5 kg है, और वो किस सर्कल में मूव करना चाहती है। हम चाहते हैं कि कोई ऐसी फोर्स लगाएं कि बॉडी जो है ना 50 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसका रेडियस क्या है 50 सेंटीमीटर, उसमें ये मूव करे, और स्पीड उस बॉडी की क्या होनी चाहिए 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसी फोर्स होती है जिसकी वजह से बॉडी क्या करती है ऐसे सर्कल में मूव करती है। ठीक है, और हमारे पास स्पीड भी दे दी है उसने, रेडियस भी बता दिया है सर्कल का, और हमें मास भी बताया हुआ है। तो हम आसानी से सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला यूज करके, जो क्या होता है m/v²/r, इस फार्मूले की मदद से हम सेंट्रीपिटल फोर्स आसानी से मालूम कर सकते हैं। अब हम गिवन डाटा लिखते हैं। गिवन डाटा mass m is equal to 0.5 kg, radius r is equal to 50 सेंटीमीटर। अब देखें सेंटीमीटर छोटा यूनिट है, हमने एसआई यूनिट में तब्दील करना है। तो एसआई यूनिट क्या होता है मीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में तब्दील करना हो तो क्या करेंगे 100 पर डिवाइड करेंगे, तो इस 0 की 0 से कटिंग हो जाएगी। अब पॉइंट में तब्दील कर लेना है, बगैर कैलकुलेटर के भी आप हल कर सकते हैं। यहाँ पर देखें पॉइंट में तब्दील करने का तरीका समझ लें।
यहाँ पर ये 0 की जगह क्या आ गया 5 और इस 1 की जगह क्या लगा देंगे पॉइंट। तो आप लिख लेंगे 0.5 मीटर। ये आपके पास क्या आ गया आर आ गया। और दूसरे नंबर पर आपको क्या दी हुई है स्पीड बता दी है। स्पीड को हम किस से शो करेंगे v से। ये क्या हमारे पास 3 मीटर पर सेकेंड। रिक्वायर्ड एफ सी से। यहाँ पर सी संभाल करके लिख देंगे, इसका मतलब क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स। सोल्यूशन अब फार्मूला लिखेंगे, वैल्यूज पुट करते हैं और फिर इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। वी नो दैट एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। एम हमारे पास 0.5 kg है और उसके बाद v क्या है हमारे पास 3 मीटर पर सेकंड और इसका क्या ले लेंगे हम स्क्वायर ले लेंगे। और r हमारे पास क्या है 0.5 मीटर। फाइव kg और उसके बाद इस 3 का क्या लेना है आपने स्क्वायर लेना है 9 आ जाएगा। m का क्या लेना है आपने स्क्वायर ले लेना है m स्क्वायर। और s ये जो 2 है ना इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे s रेज पावर -2। 0.5 मीटर। तो देखें यहाँ पर 0.5 की 0.5 से कटिंग कर देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 9 किलोग्राम। अब यहाँ पर देखें ये जो मीटर स्क्वायर होता है इसका मतलब क्या है, अगर कोई इंडेक्स दिया इसका मतलब रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन m इंटू एम। तो हम m इंटू एम लिख लेते हैं m स्क्वायर को और s रेज पावर -2 डिवाइडेड बाई m। और m की m से अब कटिंग हो गई, नीचे 1 रह जाएगा। 1 लिखने की कोई इतनी खास ज़रूरत नहीं होती क्योंकि जिसके नीचे कुछ ना लिखा हो उसका मतलब क्या होता है उसके नीचे 1 है। किलोग्राम मीटर वन न्यूटन बराबर होता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 9 न्यूटन। ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो अब इस फोर्स अगर ये फोर्स 9 न्यूटन की फोर्स लगेगी तो उसकी वजह से बॉडी क्या करेगी सर्कल में मूव करेगी। ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। इस तरीके से हमने 3.10 को कंप्लीट कर लिया।